आपके हर अधिकार को जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जान की बाजी लगा कर दिया, आपके हर अधिकार को कमजोर करने का काम चल रहा है। आपको याद होगा कि पहले लोग जब रेलवे में गड्ढा खोदने के लिए जाते थे, बीएसएनएल में गड्ढा खोदने के लिए जाते थे, सरकारी हो जाते थे कुछ दिन में। और जिस गांव में रेलवे बीएसएनएल वाले हैं, इकट्ठे 8-10 घर होते थे, पुराने ज्यादा हो जाते थे गांव में। क्यों? क्योंकि वो जो जाता था वो दूसरे 2-4 को और ले जाता था और सब परमानेंट हो जाते थे, अनपढ़ परमानेंट हो जाते थे। आज पढ़ा लिखा नहीं हो पा, बीटेक कर लिया, ग्रेजुएट इंजीनियर हो गया, तब भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इन्होंने देखा कि अब ये लोग पढ़ लिख लिए, आरक्षण भी है, तो ये लोग नौकरी में जाएंगे, तो नौकरी ही खत्म कर दो। जब नौकरी ही खत्म हो जाएगी तो कहां जाए? शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी ने दिल्ली की गवर्नमेंट चलाई, एक भी आदिवासी की पार्टी ने चलाई, एक भी ओबीसी की पार्टी 5 साल के लिए दिल्ली की सरकार चलाई? नहीं चलाई। एक भी मुसलमान की पार्टी नहीं चलाई, एक भी क्षत्रिय और वैश्य की पार्टी नहीं चलाई, तो कौन चलाए? 3.5% लोग ही देश की विधायिका पर कब्जा किए हैं। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, और बारी बारी से कब्जा किए। और वहां जब कब्जा किए हैं तो फिर जहां से कानून जो बनता है वहां उनका कब्जा है, जहां से कानून का पालन होता है वहां भी उनका कब्जा है। बाबा जी जान लगा के इतना प्रॉपर्टी बनाए, जितना बना पाए कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी खाती रहे, लेकिन तब वो नाम न बताए थे तो काहे। लेकिन हम लोग इसलिए मनाते हैं कि ये जो महापुरुष और महानायिकाएं थी, ये केवल अपने घर परिवार के लिए नहीं जिंदा रहे, केवल अपने घर परिवार के लिए काम नहीं किया, बल्कि इस पूरे समाज के लिए काम किया कि पूरे समाज को हक अधिकार मिले। और हमारे महापुरुषों ने काम किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे, नहीं तो बड़ी देर से यहां बताया जा रहा है कि हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। केवल पढ़ने का ही मामला नहीं था, बोलने का भी अधिकार नहीं था और सुनने का भी अधिकार नहीं था। ये लिखा गया था कि अगर इनके कान में शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख लें तो सूजा डाल देना चाहिए, उच्चारण करें तो जीभ काट लेनी चाहिए। ये खतरनाक कानून किसने बनाया था? तो हम लोग तो यही पढ़े हैं कि अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। हम तो यही पढ़ते आए, यही सुनते आए कि अंग्रेज चले गए और देश आजाद हो गया, हम लोग सब आजाद हो गए। हम तो यही पढ़ते सुनते आए ना। लेकिन ये नहीं पता चला कि कौन से सन में अंग्रेज ये कानून बनाए थे कि कुत्ता अगर थाली चाट ले तो थाली पवित्र रहेगी, लेकिन गांव का कोई आदमी अगर थाली छू ले हाथ से तो थाली अपवित्र हो जाएगी और घर के बाहर चली जाएगी। ये कानून अंग्रेज किस सन में बनाए थे, ये किसी किताब में नहीं पढ़ाया। ये कानून नहीं पढ़ाया गया कि अंग्रेज किस सन में बनाए थे कि हर जाति का कुआं अलग अलग होगा और अछूत जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के कुएं पर पानी नहीं पी पाएगा। ये कानून अंग्रेज कब बनाए थे? ये कानून अंग्रेज कब बनाए थे? जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, और अगर इनको रास्ते में भी धन मिल जाए तो आधा धन किसी बड़े ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और आधा धन राजकोष में जमा कर देना चाहिए, मतलब अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए। ऐसे ऐसे कानून अंग्रेज कब बनाए थे? किसी किताब में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अंग्रेजों ने ये कानून बनाए ही नहीं थे। तो फिर कौन बनाया था? हम तो यही पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों से आजाद हो गए, आजाद हो गए, आजाद हो गए, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। लेकिन ये सब जो हम झेल रहे हैं, पहले भी झेल रहे थे और अभी भी झेल रहे हैं, ये तो कोई कानून अंग्रेज नहीं बनाए थे। अब अगर अंग्रेज ये कानून नहीं बनाए थे तो ये कानून कौन बनाया था? तो जब हम लोग पढ़े तो समझे कि अंग्रेजों के पहले भी कुछ लोग आए थे। जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में यूरेशिया से चलकर ब्राह्मण लोग आए थे और ब्राह्मणों ने इस देश में कानून बनाए और ब्राह्मणों ने कहा कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, इसलिए हम सबसे बड़े। क्षत्रिय हमसे छोटा है क्योंकि वो भुजाओं से पैदा हुआ, और वैश्य और भी छोटा है क्योंकि वो पेट से पैदा हुआ है,
और शूद्र एकदम छोटा है क्योंकि वो पैर से पैदा हुआ है। तो ये कानून किसने बनाया? अपने को ऊपर करने वाला, सबको नीचे करने वाला कानून किसने बनाया? अगर हमारे बाप दादा ने बनाया होता, किसी चमार के पुरखे ने बनाया होता, किसी यादव के पुरखे ने बनाया होता, किसी मौर्य के पुरखे ने बनाया होता, किसी गढ़िया के पुरखे ने बनाया होता, तो क्या करता? अरे जब हम ही कानून बनाएंगे तो अपने को नीचे रखेंगे लात जूता खाने के लिए। जब हम ही कानून बनाएंगे तो हम अपने को नीचे नहीं रखेंगे, अपने को शूद्र अछूत नहीं घोषित करेंगे, अपने ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे, हमको पढ़ना नहीं है, धन नहीं रखना है, बोलना नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। जो बनाया उसने अपने को सबसे ऊपर रखा और हम लोगों को नीचे रखा, मतलब वो आजाद रहा और हमको गुलाम बनाने का काम किया। लेकिन हमें तो केवल यही किताब में पढ़ाया जाता है, अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। और हम लोग जान ही नहीं पाए कि ये जो हम झेल रहे हैं समाज में, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, ये किसने बनाया ये हम जान ही नहीं पाए। ये अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मणों ने आकर बना। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने देखा कि अरे ये लोगों ने इन लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, तो अंग्रेजों ने पढ़ने का अधिकार कानून बनाकर दिया। अंग्रेजों ने कानून बनाकर पढ़ने का अधिकार दिया तो ज्योतिबा फूले पढ़े। ज्योतिबा फूले पढ़े तो अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को भी पढ़ाया, और पढ़ाया तो दोनों ने मिलकर समाज को पढ़ाने का काम किया। और दोनों ने मिलकर समाज को पढ़ाने का काम किया, तो इसलिए आज हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। अगर उन दोनों ने मिलकर के समाज को नहीं पढ़ाया होता तो आज हमारे समाज के लोग भी पढ़े लिखे नहीं होते। इसलिए बाबा साहब क्या कहते थे? बाबा साहब से ज्यादा विद्वान आदमी कोई नहीं था। बाबा साहब क्या कहते थे? ज्योतिबा फूले हमारे गुरु। बाबा साहब कहते थे ज्योतिबा फूले हमारे गुरु। क्यों कहते थे बाबा साहब ज्योतिबा फूले हमारे गुरु? क्योंकि बाबा साहब जानते थे अगर ज्योतिबा फूले ने 1848 में पढ़ाने का काम नहीं शुरू किया होता तो ये लड़ाई हमारे तक नहीं पहुंचती। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फूले को गुरु मानते। ये काम आसान नहीं था, आज आसान नहीं है तो तब आसान था। जब ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले पढ़ाती थी, पढ़ाने के लिए जाती थी, तो क्या होता था? उनके ऊपर लोग कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, कहते थे उल्टा आ गई, ये समाज का सत्यानाश कर रही है, धर्म को भ्रष्ट कर रही है, क्या क्या नहीं कहते थे सावित्रीबाई फूले को। लेकिन फिर भी उन लोगों ने ये सब सहते हुए पढ़ाने का काम किया। उनको मारने के लिए लोग भेजे तो ज्योतिबा फूले ने उनको समझाया, अरे भाई तुम हमको मारने के लिए आए हो, हम तो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, समाज के लिए ही कर रहे हैं, तुम हमको मार दोगे तो इससे तो समाज को जो हम पढ़ा रहे हैं ये तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाएंगे, ये रुक जाएगा। तो उनको समझ में आई, जो मारने गए थे उनको समझ में आई। जैसे अपने समाज का कोई समझदार आदमी ना हो, उसको भड़का दिया जाए कि निगम जी बहुत उल्टा काम कर रहे हैं, तो भड़क जाएगा, निगम जी को मारने के लिए चला जाएगा। लेकिन अगर निगम जी उसको ठीक से समझा दे, करे भाई ये तो तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए ही सही काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर इनकी तरफ से खड़ा हो जाएगा। वही बात ज्योतिबा फूले के साथ हुई। पहले मारने के लिए गया था और जब ज्योतिबा फूले ने समझा दिया कि नहीं हम तो तुम्हारे ही जनरेशन के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे ही बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो समझ गया। कहा देखते कौन मारेगा, हम ही रक्षा करेंगे तुम्हारी। तो ये इतना कठिन काम था, ये आसान काम नहीं था जो ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले ने उस समय किया। और उन्होंने किया तो उसकी वजह से छत्रपति साहू महाराज ने इसको आगे बढ़ाया। और छत्रपति साहू महाराज ने आगे बढ़ाया तो बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला, क्योंकि छत्रपति साहू महाराज ने हर कदम कदम पर बाबा साहब अम्बेडकर की मदद करने का काम किया। जब भी जरूरत हुई मदद करने का काम किया। वो प्रेरणा साहू महाराज को कहां से मिल रही थी? वो प्रेरणा साहू महाराज को सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले से मिल रही थी। और इसलिए साहू महाराज ने एक सभा में कहा कि हमारे नेता आने वाले समय में आपका मसीहा, आपका मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होंगे और आने वाले समय में यही तुम्हारा उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। ये बात छत्रपति साहू महाराज ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कल्याण किया। सबको संविधान लिखा तो एक एक को, जिसको कहा गया था कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको धन रखने का अधिकार नहीं, इनको बोलने का अधिकार नहीं, इनको सुनने का अधिकार नहीं, एक एक को अधिकार दिया। कहा कोई ब्रह्मा के मुंह से नहीं पैदा होता, कोई पेट से नहीं पैदा होता, कोई पैर से नहीं पैदा होता, कोई भुजा से नहीं पैदा होता, सब एक ही जगह से पैदा होते, इसलिए सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। और इसलिए सबको एक वोट डालने का अधिकार
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। आज इतना क्यों जलते हैं लोग बाबा साहब अंबेडकर से? अभी अमित शाह संसद में क्या बोल रहे थे? क्यों ऐसा लोग जलते हैं? इसलिए जलते हैं कि जो लोग मानते थे कि हम ही सबसे बड़े हैं, जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा तो कहा तुम बड़े नहीं हो, सब बराबर है। तो जो बड़े बड़े थे हजारों साल से अपने मुंह से और हम लोगों को दबाए हुए थे, उनको संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने बराबर कर दिया। उनको अच्छा तो नहीं लगा। पहले हम जानते हैं कि पहले गांव का एक आदमी आवाज देता था, आधा गांव उठ के चला जाता था। उसको लगता था पता नहीं हम ही को न बुला रहे हैं। आधा गांव उठ के चला जाता था, आवाज आती थी। अब वोट मांगने के लिए घर घर आना पड़ता है। आना पड़ता है, नहीं आना पड़ता है। ये व्यवस्था कैसे हो रही? जिनकी एक आवाज से आधा गांव उठकर चला जाता था, आज उनको हमारे घर पर वोट मांगने आना पड़ता है। अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। इसलिए नहीं हजम हो रहा संविधान, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हजम होते हैं। लेकिन जो व्यवस्था दे दिया, दुनिया ने मान लिया उस व्यवस्था को। बाबा साहब ने लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने भी मान लिया इस बात को। तो ये जो हमको विरासत में जो मिला है, आज हमको पढ़ने का अधिकार है। हम थोड़े ही लड़े, बाबा साहब लड़े, ज्योतिबा फुले लड़े, साहू महाराज लड़े। आज हमको नौकरी मिल रही, हम थोड़े ही लड़े, बाबा साहब लड़े। आज हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, हम थोड़े ही इसके लिए लड़े। संविधान में एक एक चीज लिखा है कि बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, नहीं तो बोलने नहीं देते। इसके लिए हम लोग नहीं लड़े, हमारे पूर्वज लड़े। तो क्या आज हम लोग हाथ पे हाथ रखकर बैठे? हमारे पूर्वज लड़े तो क्या हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे? या जो विरासत हमको मिली, उस विरासत को बचाने के लिए हम लोग भी लड़ाई लड़ने का काम करें। हमारा क्या कर्तव्य है? एक लायक औलाद की, लायक संतान का क्या कर्तव्य होता है? लायक संतान का कर्तव्य होता है, मान लो हमारे बाप 2 बीघा जमीन देकर गए, तो हमारा कर्तव्य है 2 का 3 करें। और अगर 3 ना कर पाए, 2 तो कम से कम बचा के रखें। अगर 2 बचा के रखेंगे तो लायक औलाद कहे जाएंगे, अगर 2 बेच डालेंगे तो नालायक औलाद कहे जाएंगे। ज्योतिबा फुले, साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़के इतना अधिकार दिला दिए। हम लोग बराबरी में खड़े हो गए। केवल हम समझ जाए क्या लिखा है संविधान में, पढ़ ले उसको, तो बराबरी में खड़े हो जाए। बराबरी में नहीं खड़े हो जाए क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, इस देश के शासक हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, कहा लिख लो अपनी दीवारों पर, शासक है हम इस देश के। काशीराम साहब ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब हमारे पूर्वज राजपाट की बात कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी लगे हुए, उनको नहीं पसंद है तो वो क्या कह रहे हैं? अरे तुम क्या करोगे राजपाट लेकर? हम रहेंगे शासन में, तुमको रखेंगे राशन में। तो कह रहे तुम राशन लेते रहो और हम शासन करते रहेंगे। मूर्ख बनाने का काम चल रहा है। तो हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारे पूर्वजों ने ये सारा अधिकार दिया, वो अधिकार खत्म हो रहा। पहले देखिए प्राइमरी में हम लोग जाते थे, हम भी प्राइमरी में पढ़े, बहुत लोग प्राइमरी में पढ़े, वकील साहब प्राइमरी पढ़े होंगे, वकील हो गए। तो आज की पढ़ाई प्राइमरी और तब की प्राइमरी में कितना अंतर था? तब प्राइमरी में कितना पढ़ाई होती थी, अब क्यों नहीं होती? तब प्राइमरी में कमजोर आदमी का बच्चा नहीं जाता था, क्योंकि कमजोर आदमी के अंदर चेतना ही नहीं थी बच्चे को पढ़ाना है, उसके अंदर जागृति ही नहीं थी बच्चे को पढ़ाना है, तो उसका बच्चा नहीं जाता था। बड़े लोगों के बच्चे जाते थे, जो अपने को बड़ा घोषित किए थे उनके बच्चे जाते थे, तो पढ़ाई होती थी। अब चेतना बढ़ गई समाज में, क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो हमारे लोगों ने समझा, समाज को जगाया कि शिक्षित बनना है। शिक्षित बनना है तो लोग स्कूल जाने लगे। अब जब लोग स्कूल जाने लगे तो कहा तुम भेजो, हम खिचड़ी खिला के वापस भेज देंगे। आप स्कूल भेजो, हम खिचड़ी खिला के वापस भेज देंगे। कक्षा 5 भी पास हो जाएगा, 8 भी पास हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, उसको लिखने नहीं आएगा, बोलने नहीं आएगा ठीक से, तो क्या करेगा आगे जाकर? और फिर क्या किया? फिर जिनके पास पैसा है उनके लिए कॉन्वेंट स्कूल खुल गए, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल गए, जिसमें हजारों रुपए फीस लगती है। सबके बस की हिम्मत नहीं है पढ़ाने की, तो उनके लिए वो खुल गए। मतलब दोहरी व्यवस्था लागू कर दिया गया। एक तरफ गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और दूसरी तरफ जिसके पास पैसा है उसका बच्चा कॉन्वेंट, नर्सरी, रेडियंट जैसे स्कूलों में पढ़ेगा, वहां पढ़ेगा और एक यहाँ पढ़ेगा। दोनों की तुलना कैसे होगी? परीक्षा जब होगी तो दोनों के लिए एक ही तो पेपर आएगा, अलग अलग थोड़ा ही आएगा।
एक खिचड़ी खाने वाला और एक वहां पढ़ने वाला, दोनों की बराबरी कैसे होगी? एक 2 किलोमीटर आगे से दौड़ रहा है, एक पीछे से दौड़ रहा है, दोनों की बराबरी कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। और किसी स्थिति में मुश्किल से अगर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी लिए तो जब इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है तो लाखों रुपया लगता है। वो लाखों रुपया समाज के पास में नहीं है तो कैसे होगी पढ़ाई? बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि दवाई और पढ़ाई के लिए नफा नुकसान नहीं देखा जाना चाहिए, ये मुफ्त में होना चाहिए। नौटंकी किया कि हम मुफ्त में दे रहे हैं, देता लेता कुछ नहीं, पढ़ाई ही खत्म कर दिया, मुफ्त में जाओ खिचड़ी खाकर वापस आ जाओ। तो बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इस साजिश को समझना पड़ेगा, समाज को जागृत करना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। काशीराम साहब ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये लोग समझ गए, इन लोगों ने सोचा कि काशीराम जी तो सही ही कहे थे कि वोट हमारा है, राज इनका कैसे चलेगा। इन लोगों ने सोचा तब क्या करें, तो कहा कि अब मशीन ले आए। तो मशीन ले आए। अब मशीन ले आए, अब मशीन पर हंगामा मचा हुआ पूरे देश भर में, बवाल मचा हुआ है, मशीन में गड़बड़ी हो रही, गड़बड़ी हो रही, गड़बड़ी हो रही है। तो आपके हर अधिकार को जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जान की बाजी लगा कर दिया, आपके हर अधिकार को कमजोर करने का काम चल रहा है। आपको याद होगा कि पहले लोग जब रेलवे में गड्ढा खोदने के लिए जाते थे, बीएसएनएल में गड्ढा खोदने के लिए जाते थे, सरकारी हो जाते थे कुछ दिन में। और जिस गांव में रेलवे बीएसएनएल वाले हैं इकट्ठे 8-10 घर होते थे, पुराने ज्यादा हो जाते थे गांव में। क्यों? क्योंकि वो जो जाता था वो दूसरे 2-4 को और ले जाता था और सब परमानेंट हो जाते थे, अनपढ़ परमानेंट हो जाते थे। आज पढ़ा लिखा नहीं हो पा, बीटेक कर लिया, ग्रेजुएट इंजीनियर हो गया, तब भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इन्होंने देखा कि अब ये लोग पढ़ लिख लिए, आरक्षण भी है, तो ये लोग नौकरी में जाएंगे। तो नौकरी ही खत्म कर दो। जब नौकरी ही खत्म हो जाएगी तो कहां जाए? तो बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे हैं, सरकारी नौकरी खत्म हो जा रही है तो आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा। तो बहुत बड़ी बड़ी साजिश हो रही है। ये सब साजिश समझना पड़ेगा और इसके खिलाफ हम लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हक अधिकार दिया उसको बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो कारवां मैं यहां तक लेकर आया हूं, मेरे अनुयायी अगर इसको आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे न जाने दे, मतलब रोक कर रखे। मतलब जो संविधान में अधिकार है कम से कम उसको तो बचा के रखो, उसमें और ना जोड़ पाओ तो कम से कम उसको बचा कर रखो। तो उसके लिए कौन लड़ेगा? जब हम लोग जानेंगे तभी तो लड़ेंगे। जानने की फुर्सत है आज हम लोग नहीं जानने की। अगर हम ये सब बात नहीं जानेंगे, यंग पीढ़ी के जो लड़के हैं, मैं तो बधाई देना चाहूंगा यहाँ के नौजवान साथियों को जिन्होंने ये कमेटी बनाई। नहीं तो आजकल यंग पीढ़ी के लड़के रील बनाने के अलावा और कुछ नहीं सोच रहे हैं, केवल रील बनाने में बिजी है। अब तो लड़के का छोड़ो, लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं सब रील बनाने में ही लग गई है। इंस्टाग्राम पे दूसरा कोई काम नहीं बचा है। तो जो काम बचा है वो केवल रील बनाने में चल रहा है। तो रील भी बनाया जा सकता है, लेकिन समाज को जागृत करने के लिए अगर बनाया जाए, बाबा साहब के मिशन का बनाया जाए, तो उससे समाज का फायदा हो सकता है। हमारा विरोध नहीं है, जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करना चाहिए, मगर उसको समाज के फेवर में, अपने मिशन के फेवर में यूज करना चाहिए। तो इसलिए ये लड़ाई अब बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि सरकार एक एक चीज जो सरकारी है उसको बेचने का काम कर रही है। एक समय नारा लगा था, काशीराम जी ने नारा लगाया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये नारा लगा था। अब सरकारी कुछ बचने दे रहे हैं, सबका अडानी अंबानी तमाम पूंजीपतियों को दे रहे हैं, कुछ सरकारी नहीं बचने दे रहे हैं। जब कुछ सरकारी नहीं बचेगा, जो सरकारी है वो पब्लिक का है और जो सरकारी नहीं है वो पूंजीपति का है। तो सब सरकारी बेचकर पूंजीपति को दिए तो पब्लिक के हाथ में झुंझुना रहेगा और क्या रहेगा। तो इसलिए हम लोगों को जागृत करना पड़ेगा, समाज को संगठित करना पड़ेगा और संगठित होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। तब जो हम महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं तब सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और नहीं तो 14 अप्रैल को नाच गा लिए, फिर किसी महापुरुष की जयंती पर डीजे बजा लिए। तो इससे अगर बाबा साहब खुदे होते ना तो खुदे डंडा लेकर के आते और कहते कि हमने तुम लोगों को कहा था कि हमारे कारवां को आगे बढ़ाओ, और तुम कारवां को आगे बढ़ाने के बजाय खाली हमारी जयंती पर डीजे बजा रहे हो। क्योंकि जब बाबा साहब जीवित थे, ऐसे नहीं कह रहा हूं, जब बाबा साहब जीवित थे तो बाबा साहब के पास कुछ लोग गए,
कहा बाबा साहब हम आपकी जयंती मनाना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा क्यों मनाना चाहते हो? कहा हम मनाना चाहते हैं, आपको आना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा ठीक है, यहाँ मना करेंगे, नहीं मानेगा तो चलते हैं इसके यहाँ। तो बाबा साहब गए और जाने के बाद कहा कि मेरे नाम का जयकारा लगाने के बजाय मेरे अधूरे काम को पूरा करो। क्योंकि बाबा साहब समझ गए थे कि अब ये तो हमारे नाम का जयकारा तो लगाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, तो फिर मैं कोई भगवान को नहीं कृपा बरस जाएगी, भगवान से भी कृपा नहीं बरसती, चाहे जितना कर लो। तो बाबा साहब समझ रहे थे कि मैं तो इतना संघर्ष करके इतना दिया, इसलिए इनके ऊपर कृपा बरसी है, हमारे संघर्षों से इनको अधिकार मिला है। अगर ये संघर्ष करेंगे तो अधिकार बचेगा, ये संघर्ष नहीं करेंगे तो अधिकार नहीं बचेगा। इसलिए बाबा साहब कह रहे थे संघर्ष करो, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करो। तो हमें अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मिलजुल करके संघर्ष करना पड़ेगा, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी क्या है, आजादी को 78-77 साल हो गए, संविधान लागू होने का लगभग 75 साल हो गए, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना? एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी ने दिल्ली की गवर्नमेंट चलाई? एक भी आदिवासी की पार्टी ने चलाई? एक भी ओबीसी की पार्टी 5 साल के लिए दिल्ली की सरकार चलाई? नहीं चलाई। एक भी मुसलमान की पार्टी नहीं चलाई, एक भी क्षत्रिय और वैश्य की पार्टी नहीं चलाई, तो कौन चलाए? 3.5% लोग ही देश की विधायिका पर कब्जा किए है। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती, और बारी बारी से कब्जा किए। और वहां जब कब्जा किए हैं तो फिर जहां से कानून जो बनता है वहां उनका कब्जा है, जहां से कानून का पालन होता है वहां भी उनका कब्जा है। और जहां से न्याय मिलता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो कुंडली उठाकर देख लो तो ज्यादातर एक ही जाति के लोगों का कब्जा है। और मीडिया, अखबार, टीवी चैनल देख लो तो जिलों पे पत्रकार ढूंढने से नहीं मिलते हैं। अब जब जिलों नहीं मिलते हैं तो लखनऊ दिल्ली कहां से मिलेंगे भैया? छोड़के नहीं मिल रहे हैं, बढ़के कहां से मिलेंगे? तो हर जगह एक ही जाति के लोगों का कब्जा है। इस वर्चस्व को खत्म करना है, तब बराबरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा था तो कहा था जब संविधान लागू हुआ कि आज से हम 2 प्रकार के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ तो संविधान के अनुसार सभी बराबर हैं, लेकिन समाज में जो व्यवस्था है उसमें ऊंच नीच है, छुआछूत है, भेदभाव है। अगर इसको समय रहते नहीं खत्म किया गया तो भारत देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान के लिए संकट पैदा हो जाएगा। ये चेतावनी बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय दी थी, तो वो चेतावनी की जो दिया था वो आज सही दिखाई दे रही है। ये खत्म नहीं हुआ है, इसलिए देश में ये हालात पैदा हो गए हैं कि सारे संवैधानिक अधिकार खत्म हुआ। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। जैसे गाड़ी बहुत बढ़िया 8-10 लाख की खरीद लो और ड्राइवर ऐसा आदमी रख दो जिसका मन ही ना हो गाड़ी चलाने का, तो गाड़ी ठोक देगा ना ले जाकर के कहीं। तब आप कहोगे कि नहीं गाड़ी नहीं ठीक है। अरे गाड़ी ठीक है, ड्राइवर नहीं ठीक है। संविधान अच्छा है लेकिन चलाने वाले कौन है? जिनके बाप दादा ने कहा हम मुंह से पैदा हुए, हम ही बड़े हैं। अरे भाई, दुनिया में बहुत सारी जगह जाहिलता थी, मगर जब विज्ञान आया तो उन्होंने जाहिलता खत्म कर लिया, वो आगे बढ़ गए। भारत में एक तबका है वो अभी भी जाहिलों का सरदार बना हुआ है, वो अभी भी पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा है। नहीं, हम दूसरी दुनिया से आए हैं, हम ही सबसे बड़े हैं, सब छोटे हैं, सबको नीच बना के रखना है, अछूत बना के रखना है, शूद्र बना के रखना है। ये जो जाहिलता है ये संविधान को लागू नहीं होने दे रही है, लागू नहीं करने दे रही है। तो ये जो जाहिल लोगों को हम लोगों ने बैठाया, किसने बैठाया? अरे जो इंसान को इंसान न माने वो तो जाहिल ही है ना, जो बराबरी की बात न माने वो तो जाहिल ही है ना। ऐसे जाहिलों को हम लोग बैठाए किस काम के लिए? संविधान चलाओ। तो वो कैसे सही चलाएंगे? जिनके बाप दादा पूर्वजों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई, उनका मन नहीं बदला, वो आज भी उसी को मानते हैं, तो वो कैसे चलाएंगे? वो नहीं चलाएंगे। इस देश में उन लोगों को बैठाना होगा वहां जो लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय लागू करना चाहते हैं। और ये काम हम लोग ही कर सकते हैं,
क्योंकि अगर प्राचीन भारत देखा जाए तथागत बुद्ध ने यह संदेश दिया, और आधुनिक भारत देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये लिख दिया कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करना है। तो ये स्थापित करने का काम हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को जागृत करना होगा, लोगों को संगठित करना होगा लोगों को, और संगठित करके सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम करना होगा। अगर हम संघर्ष करेंगे तो हमारा अस्तित्व बचेगा, हमारे हक अधिकार बचेंगे। नहीं करेंगे तो डायनासोर बहुत बड़ा जीव था। डायनासोर, जो लोग पढ़े लिखे होंगे उनको पता होगा, बहुत बड़ा जीव था, कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो संघर्ष नहीं कर पाया परिस्थितियों से। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो दुश्मन तो लगा है सब कुछ खत्म करने के लिए, हम एकजुट होकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो दुश्मन खत्म करने में लगा हुआ। लेकिन अगर हम एकजुट हो गए तो संविधान हमारे पास में है, बाबा साहब की दी गई ताकत हमारे पास में है। उस ताकत से हम लोग इस देश के शासक बन सकते हैं और इस देश में बराबरी लागू कर सकते हैं, सबका हक अधिकार लागू कर सकते हैं। तो साथियों, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए इतना इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय